नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम सनी देओल की इस साल की नई फिल्म जाट के बारे में बात करेंगे। यह फिल्म कल ही भारत में रिलीज हुई है और ये एक एक्शन थ्रिलर है जिसकी अवधि 2 घंटे 38 मिनट है। फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और लोग इसके एक्शन को खूब पसंद कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे सिनेमा घरों में जरूर देखें। लेकिन अगर आप इसे सिनेमा घरों में नहीं देख पा रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं सनी देओल की इसी जाट फिल्म की पूरी कहानी विस्तार से बताने वाला हूं, ताकि आप घर बैठे ही इस पूरी फिल्म का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि आप हमारे चैनल की सभी नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत श्रीलंका से होती है, जहां घने जंगलों में श्रीलंकाई सेना कुछ मजदूरों के साथ दिखाई देती है। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं मजदूरों के बीच फिल्म का मुख्य खलनायक रणदीप हुड्डा भी मौजूद होता है। हमें पता चलता है कि रणदीप हुड्डा यहाँ अपने 3 भाइयों के साथ एक मजदूर के रूप में काम कर रहा है। फिल्म में रणदीप हुड्डा का नाम राणा तंगा है और उसका एक भाई विनीत कुमार सिंह सोलू के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि श्रीलंकाई सेना के सैनिक इन मजदूरों से जंगल में खुदाई करवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खबर है कि यहाँ बहुत सारी कीमती चीजें छिपी हुई हैं। खुदाई के दौरान रणदीप हुड्डा यानी राणा तंगा और उसके 3 भाइयों को सोने से भरा एक बहुत बड़ा बक्सा मिलता है। इस बक्से को देखकर राणा तंगा और उसके भाई मिलकर ये फैसला करते हैं कि वे इस सारे सोने को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। अपने इरादे को अंजाम देने के लिए वे चारों मिलकर आसपास के सभी सैनिकों पर हमला कर देते हैं, उनकी बंदूकें छीन लेते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। फिर किसी तरह बचते बचाते हुए वे उस सोने से भरे बक्से को उठाते हैं और पास के एक जहाज में चढ़कर सीधे श्रीलंका से भारत के आंध्र प्रदेश पहुंच जाते हैं। आंध्र प्रदेश पहुंचने के बाद वे सबसे पहले अपने सोने के बक्से को छुपाते हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर उस इलाके के स्थानीय पुलिस अधिकारी उन्हें पकड़ लेते हैं और थाने ले जाते हैं। थाने में उन्हें पता चलता है कि वे चारों असल में श्रीलंकाई हैं, जो पानी के रास्ते श्रीलंका से भागकर भारत आए हैं। अब राणा तंगा और उसके तीनों भाई पुलिस वालों से बचने और वापस श्रीलंका न भेजे जाने के लिए उस पुलिस अधिकारी को बहुत सारा सोना देते हैं। सोने के लालच में आकर वो पुलिस अधिकारी राणा तंगा और उसके तीनों भाइयों को भारत में रहने देता है, और इतना ही नहीं, उन्हें भारतीय नागरिक बनाने के लिए उनकी पहचान पत्र ID भी बनवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राणा तंगा अपने तीनों भाइयों के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के उसी तटीय इलाके में रहने लगता है और धीरे धीरे आसपास के सभी गाँवों पर अपना दबदबा बना लेता है। इस दौरान जो भी राणा तंगा को रोकने की हिम्मत करता या उसके खिलाफ जाता, राणा तंगा और उसके भाई मिलकर उसे खत्म कर देते। इस तरह देखते ही देखते राणा तंगा का आसपास के 30 गांवों पर कब्जा हो जाता है और इन सभी गांवों के लोग उससे डरने लगते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है और 15 साल बीत जाते हैं। अब हम सीधा नई दिल्ली का दृश्य देखते हैं। यहाँ हमें भारत की राष्ट्रपति वसुंधरा दिखाई देती हैं। राष्ट्रपति को तुरंत उनके कार्यालय में बुलाया जाता है और जब वो आती हैं तो उन्हें एक कुरियर दिया जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति उस कुरियर को खोलती हैं, वो देखती हैं कि उसके अंदर कई लोगों के कटे हुए अंगूठे रखे हुए हैं। साथ ही उसमें एक पत्र भी होता है जिसे एक 7-8 साल की बच्ची ने लिखा होता है। राष्ट्रपति उस पत्र को पढ़ना शुरू करती हैं। बच्ची पत्र में राष्ट्रपति से कहती है कि वो और उसका पूरा गांव बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ा था कि भारत के राष्ट्रपति पूरे देश में सबसे शक्तिशाली होते हैं और इसीलिए वे जो चाहें वो कर सकते हैं। कुरियर बॉक्स में बच्ची ने अपने गाँव के भाइयों के कटे हुए अंगूठे भेजे थे और साथ ही ये धमकी भी दी थी कि अगर राष्ट्रपति ने उनके गाँव के लोगों की मदद नहीं की तो अगली बार उनके गाँव के सभी भाई अपना सिर काटकर उन्हें भेज देंगे। राष्ट्रपति ये भी समझ जाती हैं कि उस गांव में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत गंभीर मामला है। इसलिए राष्ट्रपति CBI के एक वरिष्ठ अधिकारी सत्यमूर्ति को बुलाती हैं और उन्हें ये सारी बातें बताती हैं। अब कहानी फिर बदलती है और हम सीधे उसी गांव को देखते हैं जहां से राष्ट्रपति को चिट्ठी आई थी। यहाँ गांव के अंदर हम देखते हैं कि जिन 101 लड़कों ने अपना अंगूठा काटकर राष्ट्रपति को भेजा था, उन सभी को राणा तंगा और उसके आदमियों ने मार डाला है। लेकिन इसी समय इस गांव के पुलिस स्टेशन में एक नई सब इंस्पेक्टर आती है जिसका नाम विजय लक्ष्मी है। जैसे ही विजय लक्ष्मी को इन सभी हत्याओं के बारे में पता चलता है, वो तुरंत गांव में आती है और गांव के लोगों से इस बारे में पूछताछ करती है। गांव के लोगों को भरोसा दिलाने के बाद उसे पता चल जाता है कि वास्तव में इन सभी लोगों को मारने के पीछे राणा तंगा का हाथ है, लेकिन महिला अधिकारी विजय लक्ष्मी का साथ देती हैं।
फिर हम देखते हैं कि 7-8 महिला पुलिस अधिकारी SI विजय लक्ष्मी के साथ मिलकर सीधे राणा तंगा के घर जाती हैं और वहां पर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती हैं। लेकिन वहां उनकी मुलाकात राणा तंगा की पत्नी भारती से होती है कि ये सभी महिला अधिकारी उसके पति राणा तंगा को गिरफ्तार करने आई हैं। वो तुरंत राणा तंगा के गुंडों से कहकर उन सभी पुलिस अधिकारियों को पकड़वा लेती है और एक एक करके उन सभी महिला पुलिस अधिकारियों के कपड़े फाड़ देती है और उन सबको अपने घर के एक कमरे में कैद करवा देती है। जिसके बाद ये सभी महिला पुलिस अधिकारी अपनी हालत देखकर रोने लगती हैं और ऐसे किसी आदमी का इंतजार करने लगती हैं जो वहां आकर उन सबको छुड़ा सके। लेकिन फिर ये दृश्य बदलता है और हम फिल्म के मुख्य किरदार यानी सनी देओल को देखते हैं। हम देखते हैं कि इस समय सनी देओल अयोध्या में हैं और इसलिए वो अयोध्या से सीधे एक ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन के जरिए भारत घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सनी देओल की वो ट्रेन आंध्र प्रदेश पहुंचती है तब उसी टाइम ट्रेन के आगे की पटरी में कुछ दिक्कत आ जाती है। इसीलिए जिस ट्रेन में सनी देओल होता है उसे पटरी पर ही रोक दिया जाता है। सनी देओल को जोरों की भूख लगती है, इसलिए वो खाना खाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरता है और आसपास देखता है। उसे पास में एक ढाबा दिखाई देता है जहां जाकर वो इडली खरीदता है और खाने लगता है। उसी टाइम ढाबे में कई गुंडे आते हैं और खाना खाने के बहाने तोड़-फोड़ करने लगते हैं। उनमें से एक गुंडे के हाथ से सनी देओल की इडली गिर जाती है, जो देखकर सनी देओल को अच्छा नहीं लगता है। सनी देओल यानी जाट सीधा उस गुंडे के पास जाता है और बताता है कि उसके धक्के से उसकी इडली गिर गई है और वो चाहता है कि वो माफी मांगे। जाट की बात सुनकर गुंडा हंसने लगता है और जाट को चुपचाप वहां से जाने के लिए कहता है। ये देखकर जाट को बहुत गुस्सा आता है और वो उस गुंडे को जोर से चाटा मारता है। गुंडा और उसके साथी जाट पर हमला कर देते हैं, लेकिन जाट उन सबको पीट देता है और जिसने उसकी इडली गिराई थी उससे माफी मांगने के लिए कहता है। गुंडा जाट को अपने बॉस राम सुपर रेड्डी की धमकी देता है, जो कि बहुत खतरनाक और पावरफुल इंसान है। जाट कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसका बॉस उससे सॉरी बोलेगा। फिर वो उन गुंडों को उन्हीं की गाड़ी में लादकर सीधा राम सुपर रेड्डी के घर जाता है। आगे पता चलता है कि ये राम सुपर रेड्डी आसपास का एक लोकल पॉलिटिशियन है जिसका पूरे एरिया में काफी पावर है। जब जाट उसके घर पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पैसों से भरे कई बॉक्सेस रखे हैं जिन्हें गाड़ियों में लादकर कहीं भेजा जा रहा है। फिर वो राम सुपर रेड्डी के घर में एंटर होता है और राम सुपर रेड्डी को उसके गुंडे दिखाकर सारी बात बताता है। वो उससे सॉरी बोलने के लिए कहता है, लेकिन राम सुपर रेड्डी को गुस्सा आता है और वो अपने गुंडे जाट पर छोड़ देता है। जाट राम सुपर रेड्डी के भी सभी गुंडों को पीट देता है और फिर राम सुपर रेड्डी को भी मारता है। लेकिन फिर इसके बाद भी राम सुपर रेड्डी जाट को सॉरी नहीं बोलता एंड वो उसे अपने बॉस की धमकी देता है और उसके बॉस का नाम होता है सोमोलू। अब सोमोलू का नाम सुनते ही जाट उससे कहता है कि अब उससे सोमोलू सॉरी बोलेगा और फिर ऐसा करने के लिए वो राम सुपर रेड्डी एंड उसके गुंडों को गाड़ी में लोड करता है और उन सबको लेकर सीधा सोमोलू के पास आता है। हम ये देखते हैं कि सोमोलू इस टाइम पे एक सरकारी ऑफिस में होता है जहाँ पर उसने अपने गुंडों के साथ मिलकर उस ऑफिस के सारे ऑफिसर्स को वहाँ पर बिठा रखा होता है और उनसे जबरन फेक स्टैम्प पेपर्स तैयार करवा रहा होता है। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर जाट आता है एंड वो उसे सॉरी कहने के लिए कहता है, लेकिन सबकी तरह सोमोलू भी उस पर हंसता है एंड वो उस पर अटैक कर देता है, जिसके रिस्पॉन्स पर जाट उसके भी गुंडों को पीटता है और आखिर में सोमोलू को पीट कर उससे कहता है कि वो जल्दी से उसे सॉरी कह दे। लेकिन इसके बाद ही सोमोलू जाट से कहता है कि उसे पता नहीं है कि उसका भाई कौन है। उसका भाई है राणा तंगा। और दोस्तों, अब जैसे ही जाट राणा तंगा का नाम सुनता है वैसे ही वो कहता है कि अब मुझसे राणा तंगा सॉरी बोलेगा और फिर इसके लिए वो सोमोलू और पुराने गुंडों को गाड़ी में लोड करता है और सीधा आ जाता है राणा तंगा के घर के अंदर। घर आने के बाद ही सोमोलू अपने बड़े भाई राणा तंगा को बुलाता है, जिसके बाद जाट उसे पूरी वारदात बताता है और आगे वो राणा तंगा से कहता है कि अब वो जल्दी से उसे सॉरी कह दे। जाट की बातें सुनकर राणा तंगा उसे सॉरी कह देता है। अब राणा तंगा के मुंह से सॉरी सुनकर सारे लोग काफी शॉक हो जाते हैं, लेकिन जो जाट होता है वो इस बात को सुनकर काफी खुश होता है और स्माइल करते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन वहां से जाने के टाइम भी वो ये नोटिस करता है कि इस टाइम पर राणा तंगा के घर के अंदर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की फटी हुई वर्दी पड़ी है और फिर इसीलिए जाट जैसे उन यूनिफॉर्म्स को पास से देखता है तब उनकी नेम प्लेट्स को पढ़ के उसे ये पता लगता है कि ये सारी पुलिस यूनिफॉर्म फीमेल ऑफिसर्स की है। लेकिन जाट के ये सब देखने की वजह से राणा तंगा उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे सॉरी चाहिए था और मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया है, इसीलिए अब तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। लेकिन जाट राणा की बात नहीं मानता एंड वो उससे कहता है कि वो जब से इस गाँव के अंदर आया है तब से उसने काफी अजीब चीजें देखी हैं, जैसे कि सबसे पहले राम सुपर रेड्डी जो कि एक लोकल पॉलिटिशियन है, उसके घर में पैसों से भरे हुए बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्सेस थे जिन्हें वो कहीं पर भेज रहा था। इसके साथ ही जो सोमोलू था वो भी एक सरकारी ऑफिस के अंदर बहुत सारे फेक स्टैम्प पेपर्स बनवा रहा था और अब यहाँ आकर उसने ये देखा है कि यहाँ पर कई सारे फीमेल ऑफिसर्स के कपड़े पड़े हैं एंड इसीलिए ये सब देखकर वो ये समझ चुका है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बहुत गड़बड़ है और इस टाइम पर राणा तंगा ने अपने घर में कई सारी फीमेल ऑफिसर्स को छुपा कर रखा है।
अब ये बोलने के बाद ही जाट उसके घर में खोजबीन करने लगता है, जिसके बाद ही उसे राणा तंगा के घर के एक कमरे के अंदर सब इंस्पेक्टर विजय लक्ष्मी एंड उसके साथी ऑफिसर्स मिलती हैं और उनके मिलते ही जाट सबसे पहले उन्हें उनकी यूनिफॉर्म देता है और उन सभी को वहां से अपने साथ ले जाने लगता है। जब जाट वहां से उन लड़कियों को ले जा रहा होता है तब उस टाइम पर राणा तंगा उसे कहता है कि अगर वो इन सबको अपने साथ ले जाना चाहता है तो शौक से ले जाए, लेकिन आज शाम होते होते वो खुद ही उसके पास आएगा एंड गिड़गिड़ाते हुए उससे जान की भीख मांगेगा। लेकिन जाट उसकी बात को इग्नोर करता है एंड वो लड़कियों को लेकर वहां से चला जाता है। अब दोस्तों इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि जैसे ही जाट सारी लड़कियों को लेकर बाहर निकलता है वैसे ही कुछ दूर जाने के बाद ही उस पर राणा तंगा के गुंडे हमला कर देते हैं और वैसे उस हमले के अंदर जाट उन सबको बीट तो कर देता है, लेकिन उसी अटैक की वजह से एक लड़की बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और फिर इसीलिए उस लड़की का इलाज करने के लिए वो लोग उसे गाँव के अंदर ले जाते हैं और गाँव वालों से मदद मांगते हैं। लेकिन गांव के अंदर आने के बाद वो लोग ये देखते हैं कि जिस गांव के पास से वो लोग गुजर रहे थे वो पूरा गांव खाली है और उस पूरे गांव के अंदर एक भी आदमी नहीं है। लेकिन तभी कुछ टाइम बाद ही उस गांव से एक अम्मा बाहर आती है और वो उस लड़की के लिए पानी लेकर आती है, लेकिन वो लड़की पानी पीने से पहले ही मर जाती है और इसीलिए ये देखकर सारी लड़कियां और जाट सभी को बहुत दुख होता है। लेकिन फिर इसके बाद ही जाट के मन में सवाल उठता है और फिर इसीलिए वो एसआई विजय लक्ष्मी से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। विजय लक्ष्मी जाट को पूरी स्टोरी बताना स्टार्ट करती है। वो जाट को बताती है कि राणा तंगा यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है और उसने आसपास के 30 गांव पे अपना कब्जा कर रखा है और इन सारे गांव वालों के ऊपर वो बहुत ज्यादा जुल्म करता है और ये सब करने से उसे यहाँ की ना तो पुलिस रोकती है ना ही सरकार। लेकिन अभी बीते कुछ सालों से उन लोगों ने ये नोटिस किया था कि राणा तंगा यहाँ आसपास के गांव के बहुत सारे लोगों को मारने लगा था और उन सारे गांव वालों की लाशें हमें गांव के अलग अलग हिस्सों में मिलती थीं और इसी तरह से उसने कल के दिन भी 10-12 जवान लड़कों को मार दिया और उनके सर काट दिए। लेकिन मैंने उनके परिवार वालों को ये भरोसा दिलाया कि मैं उन्हें इंसाफ दिलाऊंगी और अब ऐसा करने के लिए वो सारे गाँव वालों को डराता धमकाता है ताकि वो चुपचाप अपनी जमीन के पेपर्स पर साइन करके अपनी जमीन राणा तंगा को दे दे। लेकिन जो अपनी जमीन देने से राजी नहीं होता है उससे राणा तंगा या तो जबरन अंगूठा लगवा लेता है या फिर तब भी ना मानने पर वो उसे जान से मार देता है और उसे मारने के बाद उसकी जमीन के फेक पेपर्स बनवा लेता है और फिर इस तरह से धीरे धीरे करके वो सारे गांव को हथियाना शुरू कर देता है। और फिर दोस्तों यहीं पर ही हमें ये भी पता लगता है कि जिस छोटी बच्ची ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था वो भी इन्हीं में से किसी गांव की थी। एक ऐसा गांव जहां के लोग अपनी जमीन को राणा तंगा को नहीं सौंपना चाहते थे और राणा तंगा उनसे जबरन अंगूठा ना लगवा ले। इसके लिए उन्होंने अंगूठा काट के प्रेसिडेंट को भेजा था और प्रेसिडेंट से मदद की गुहार लगाई थी कि वो उन्हें बचाने आए, लेकिन आखिर में राणा तंगा ने उन सबको भी जान से मार दिया। और फिर जब इसी मर्डर केस के सिलसिले में विजय लक्ष्मी राणा तंगा को अरेस्ट करने उसके घर गई तब उसकी वाइफ ने उन सबको वहां पर बंदी बना लिया। अब दोस्तों इसके बाद ही स्टोरी एंड होती है और जाट को पूरी कहानी पता लगती है और फिर इसीलिए ये सारी कहानी जानकर जाट ये कसम खाता है कि अब वो राणा तंगा के आतंक से सारे गाँव वालों को बचाएगा और जिन गाँव वालों को राणा तंगा ने मार दिया है उनका बदला राणा तंगा से लेगा और राणा तंगा को खत्म करेगा। इसके बाद ही सोमोलू अपने गुंडे लेकर थाने की ओर निकल जाता है और यहाँ थाने में पुलिस इंस्पेक्टर जाट को कैप्चर करवा लेता है और अपने पुलिस वालों के जरिए उसे जंजीरों से बंधवा देता है। इसके बाद ही सोमोलू अपने गुंडों के साथ स्टेशन आता है और वो जाट पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब क्योंकि जाट तो जाट है इसीलिए वो अपने आप को आजाद करता है और सोमोलू एंड उसके सारे गुंडों को पीटने के साथ ही राणा तंगा के दोनों भाइयों को भी मार देता है और साथ ही साथ पुलिस इंस्पेक्टर को भी मार देता है क्योंकि वो भी राणा तंगा का आदमी था। और फिर इसके बाद वो सारी लड़कियों को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद राणा तंगा को जैसे इन सब के बारे में पता लगता है वैसे ही वो जल्दी से पुलिस स्टेशन आता है और वहां पर आकर अपने तीनों भाइयों की लाश देखता है और इसीलिए ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है एंड इसीलिए वो भी ये डिसाइड करता है कि अब वो जाट को खत्म कर देगा। वो कोई आम इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट है। अब सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को जैसे ही ये पता लगता है कि राणा तंगा एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है, इसीलिए वो उसे कैप्चर करने के लिए सीधा इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स में फोन करता है और इंडियन आर्मी के हेड से ये कहता है कि उसे एक बहुत ही बड़े आतंकवादी को पकड़ना है और ऐसा करने के लिए उसे स्पेशल फोर्सेस चाहिए। लेकिन इंडियन आर्मी के हेडफोन पर उसे बताता है कि इस टाइम पर स्पेशल फोर्सेस के कोई भी सोल्जर अवेलेबल नहीं है और वो इसीलिए क्योंकि सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति इस टाइम पर आंध्र प्रदेश के बहुत ही कोने वाले गांव में है, इसीलिए वहां पर किसी भी स्पेशल फोर्स को भेजने में उन्हें कम से कम कई घंटे लगेंगे। लेकिन सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति कहता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और उसे जल्द से जल्द राणा तंगा को कैप्चर करना है। लेकिन इस बात को सुनकर इंडियन आर्मी का हेड उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसकी मदद एक आदमी कर सकता है जो कि असल में इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा है, कि असल में वो स्पेशल फोर्सेस के जिस सोल्जर की बात कर रहा है वो अकेला ही पूरी आर्मी के बराबर है और उसने सालों तक इंडियन आर्मी में रहकर बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं और हर एक ऑपरेशन को पूरी तरह से सक्सेसफुल पूरा किया है। और फिर दोस्तों इसके जस्ट बाद ही ये बात रिवील होती है कि स्पेशल फोर्सेस का एक खास ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि सनी देओल है, यानी कि जाट।
और ये इंडियन आर्मी में एक ब्रिगेडियर है जिसका पूरा नाम है ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, जो कि बिलोंग करता है जाट रेजिमेंट से, एंड इसीलिए वो जल्दी से उसे पकड़ने निकलता है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पे हम दूसरी साइड राणातंगा को देखते हैं, जिसने एक पूरे गांव के सारे लोगों को पकड़ लिया था। और दोस्तों ये वही वाला गांव था जिस गांव को जाट ने पूरा खाली देखा था। असल में इस गांव के लोग राणातंगा से ज्यादा डर नहीं रहे थे और उसके नाम अपनी जमीन नहीं कर रहे थे, और ऐसा करने के लिए राणातंगा ने यहाँ के कई लोगों को मारा तो था, लेकिन तब भी गाँव वाले उसके सामने झुक नहीं रहे, और इसीलिए राणातंगा इस गाँव के सारे लोगों को कैप्चर कर लेता है ताकि वो इस पूरे गाँव को ही मार दे। और यहाँ पर हम ये देखते भी हैं कि ये बारी बारी करके गांव वालों को मारने भी लगता है, लेकिन कुछ लोगों के मरते ही हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जाट आ जाता है, यानी कि ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, और फिर उसके वहाँ पे आने के बाद ही वो सबसे पहले राणातंगा के सारे गुंडों को पीटता है। देन उसके बाद वो फाइट करता है राणातंगा से, और फाइट के अंदर वो राणातंगा को हरा देता है, जिसके बाद जिस गांव के लोगों को राणातंगा ने कैप्चर किया था वो सब मिलकर राणातंगा के गले में जंजीर बांध देते हैं और जंजीर से लटका के उसे जान से मार देते हैं, यानी कि राणातंगा का दी एंड। हालांकि इसी टाइम पर वहां पर सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति भी आ जाता है और वो यहाँ पर जाट से मिलकर यहाँ की सारी जानकारी ले लेता है, जिसके बाद वो सीधा प्रेसिडेंट को फोन करता है एंड सारी रिपोर्ट उन्हें देता है। और साथ ही सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति प्रेसिडेंट को भी ये बताता है कि राणातंगा जैसे आतंकवादी को मारकर यहाँ के सारे गाँव वालों को बचाने के इस मिशन को ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह ने अकेले ही पूरा कर दिया है, और इसके लिए सभी लोग ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह को थैंक्स बोलते हैं। जिसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये पूरी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो जाट मूवी की स्टोरी के ऊपर। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी और भी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर चेकआउट करना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।